माइंड ब्लोइंग के रियल एनालिसिस सेगमेंट में एक बार हम आपसे फिर रूबरू हैं और आज का विषय एकदम अलग है। वो है विवाह एक पवित्र रिश्ता। इस सेगमेंट में हम इस विषय के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे कि विवाह से क्या फ़ायदे हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं और विवाह में किन किन वचनों को कन्या द्वारा लिया जाता है। इन सारी जानकारियों के लिए हमारा ये पूरा विषय का सेगमेंट आप देखते रहिए। तो हम चलते हैं शुरू से। विवाह एक पवित्र रिश्ता। विवाह का अर्थ हुआ दायित्व का निर्वाह, यानी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। कहा जाता है कि 16 संस्कारों में पानी ग्रहण संस्कार सबसे बेहतर है और अच्छा है। कहा जाता है कि विवाह दो शरीर का ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। जो आत्माओं का जोड़ी जो है वो स्वर्ग में बनाया जाता है और मिलन जो होता है वो धरती पे होता है। 7 फेरों को सप्तपदी कहा जाता है क्योंकि अग्नि को साक्षी मान के वर वधू 7 फेरे लेते हैं और कन्या अपने वर से 7 वचन लेती है। तो सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसे 28 सितंबर 1929 में हरविलास शारदा, जो कि आज शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्णित है विवाह के लिए लड़की की उम्र पहले 14 साल और लड़के की उम्र 18 साल थी, जिसे बाद में बदल के अब लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल कर दिया गया है। अगर आप इसे कम उम्र में शादी करते हैं तो इसे बाल विवाह की श्रेणी में आएगा और आप जेल भी जा सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि विवाह आपको बता दें 8 प्रकार के होते हैं जो वेद पुराणों में वर्णित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दैव विवाह, जिसमें कन्या को सेवा कार्य हेतु उन्हें मंदिरों में दान के रूप में दे दिया जाता था। वो विवाह को कहते हैं दैव विवाह। दूसरे तरह का विवाह है अर्श विवाह, जिसमें कन्या पक्ष को कन्या के मूल्य के बराबर गौदान दिया जाता था और उसका विवाह हो जाता था। तीसरा विवाह के बारे में मैं आपको बताऊं ब्रह्म विवाह। तो यह विवाह उस प्रकार का विवाह है जिसमें 2 पक्षों के सहमति से सुयोग के वर से सुयोग करने का विवाह होता है और कन्या आभूषण सहित सज सवर के अपने मायके से विदा होती है। इस विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। आगे हम चलते हैं प्रजापत्य विवाह। यह विवाह कन्या की सहमति के बिना किसी अभिजात्य वर्ग से कर दिया जाता है। इस विवाह को कहते हैं प्रजापत्य विवाह। आगे चलें गंधर्व विवाह। इसमें बिना परिवार के सहमति के और बिना किसी रीति रिवाज के संबंध बनाना कन्या और वर का, इसे कहते हैं गंधर्व विवाह। असुर विवाह, जिसमें कन्या को खरीद के विवाह किया जाता है यानी शादी किया जाता है। उसके आगे मैं बता रहा हूँ राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जिसमें कन्या की बिना सहमति के उन्हें किडनैप करके अपहरण करके शादी किया जाता है, उस विवाह को कहते हैं राक्षस विवाह। आगे चलते हैं पैशाच विवाह, जिसमें कन्या की मदहोशी का फायदा उठा के, जैसे कन्या गहरी निद्रा में है या मानसिक दुर्बल है, उससे शारीरिक संबंध बनाना और उससे विवाह करना को कहते हैं पैशाच विवाह। लेकिन 8 विवाहों में केवल 4 विवाहों को ही मान्यता मिली है। आगे हम चलते हैं कि 7 फेरों में 7 बंधन जुड़े हुए हैं और कन्या जो है वर से 7 तरह का वचन लेती है। तो मैं उन वचनों के बारे में आपसे चर्चा करूं। बहुत से लोग आज भी शादी के बाद तक ये नहीं जानते कि उनकी उत्तरदायित्व क्या है और पति पत्नी के बीच में किस प्रकार का बंधन है। तो ये बताना जरूरी होगा कि कन्या जो सबसे पहला वचन लेती है अपने वर से, वो वचन है कि अगर आप तीर्थ पे जाएं तो हमें भी साथ लेकर जाएं। ये पहला वचन है। दूसरे वचन की तरफ चलते हैं तो कन्या अपने वर से ये मांगती है कि जिस तरह आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी तरह मेरे माता पिता का भी सम्मान करें। तीसरा वचन ये है कि तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में हमारा साथ निभाए और हमारा भरण पोषण करे। कन्या चौथी वचन जो लेती है अपने वर से, वो है कि परिवार की आवश्यकता का पूर्ति आप हमेशा करते रहें। 5वां वचन ये है कि घर के कार्य, विवाह या अन्य कार्यक्रम के खर्च के समय आप मेरी सलाह जरूर लें।
छठा वचन जो कन्या अपने पति से लेती है वो है कि मैं जब भी अपने सहेलियों या महिलाओं के साथ बैठी रहूं या बात करती रहूं तो किसी भी प्रकार से आप मेरा या उनका अपमान ना करें। और आखिर में सातवां वचन ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि पराई स्त्री को माँ के समान समझे और आपसी हम दोनों के प्रेम के बीच कोई भी तीसरा ना आ पाए। तो ये हुआ सातों वचन। लेकिन अब मैं आपको एक और बड़ा जानकारी दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किया कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना कितना आवश्यक है। अब उसके बाद बिहार मैरिज एक्ट का लागू होना 2006 में लागू हुआ। अगर आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको 1000 जुर्माना लगेगा। और अब आपको मैं बताऊं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या है। तो कुछ फायदे आप ध्यान से सुने और इसे लिख लें कि पहला फायदा है, अगर किसी प्रकार प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो बिना मैरिज रजिस्ट्रेशन के नहीं हो पाएगा। दूसरा, शादी को लेके पति पत्नी के बीच अगर किसी तरह का कानूनी विवाद होगा तो अगर आपका मैरिज रजिस्टर्ड रहेगा तो ये आसानी से हो सकता है। तलाक के मामले में भी ये जरूरी है। आगे चलते हैं। विदेश टूर, ग्रीन कार्ड या वीजा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके विवाह या शादी का रजिस्ट्रेशन हो। मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और आगे चलते हैं तो आश्रितों को नौकरी यानी डिपेंडेंट, अगर किसी स्त्री के पति मर जाते हैं तो उसे नौकरी या उनके बेटों को नौकरी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। और जैसे एक जिले में पति काम कर रहे हैं और पत्नी भी चाहती है कि उसी जिले में ट्रांसफर हो तो इसके लिए भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो इन सब जानकारियों को आप अच्छी तरह से देखें और याद करें और हमारे इस सेगमेंट को देखते रहें और देख के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी और भी विषय पे आपको बृहद जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और हमेशा अपने सुझाव और विचार भेजते रहें।